शुरुआती दिनों में श्रेय अपने सेशंस में इतना रोता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। हमारे लाइफ में एक और तूफ़ान आया। तूफ़ान आया यूँ कि उसके फ़ादर की डेथ हो गई। अचानक श्रेय काफ़ी रेस्टलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर वक़्त ढूँढता था, हर मेल फ़िगर में ढूँढता था अपने फ़ादर को। नमस्कार, मैं मीनाक्षी हूँ और मैं एक 17 ईयर ओल्ड बॉय की माँ हूँ, श्रेय की, जिसका नाम श्रेय है। और ही इज़ वेरी हैंडसम एंड क्यूट बॉय, बहुत ही लविंग है। और उसकी जर्नी शुरू होती है आज से 15 साल पहले से, जिसको बताने के लिए मुझे 15 साल पहले की बातें आपको बतानी पड़ेंगी। श्रेय का जन्म 2008 में जनवरी में हुआ था और वो जन्म के बाद से बहुत ही अच्छा, बहुत ही हर माइलस्टोन उसकी काफ़ी अच्छी रही। सारे माइलस्टोन परफेक्ट टाइम पे थे, उसका बोलना, उसका चलना, उसका चीज़ों को सीखना, ऑब्ज़र्व करना, एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। श्रेय 2 साल तक हर कुछ बहुत ही नॉर्मली करता था और सीखता था, जिससे हम बहुत ही संतुष्ट और बहुत हैप्पी थे। लेकिन 2 साल के बाद जब हमने उसको एक वैक्सीन दिलवाया और फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ने के बाद जब वो ठीक होके वापस आया, तो उसमें धीरे-धीरे मैंने कुछ चेंजेस देखने शुरू किए। जैसे वो जितने भी नेम रिस्पॉन्डिंग उसकी चली गई, उसका आई कॉन्टैक्ट चला गया, उसका अ, जो वो बोलता था 1-2 वर्ड्स, वो भी चले गए धीरे-धीरे सब कुछ। और वो जब मेरी आँखों में देखता, तो वो एक लुक थ्रू होता, वो पहचान उसकी आँख में मैं मिस करती थी। जो वो मुझे पहले देख के देता था, जो स्माइल देख के देता था। वो अपने पापा को भी बहुत बहुत प्यार करता था और बहुत पापा का वेट करता था। वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वैनिश होती चली गईं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ट्रिगर होने लग गया कि क्या बात है, ये जो बच्चा जो बोलता था, जो चीज़ें करता था, वो अब नहीं करता, बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं करता। तो इस परेशानी को कई लोगों से मैंने बाँटा, कई लोगों से पूछा, अपने फैमिली में भी पूछी ये बातें। तो वो बोलते थे कि नहीं-नहीं, बच्चा अभी, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो वापस से शुरू करते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, करता तो था ना। तो आई वाज़ लाइक हाँ, वो सारा कुछ करता था, लेकिन फिर भी एक ट्रिगर मेरे मन में होता था काफ़ी कि ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? फिर उसके एक पीडियाट्रिशियन जिसके पास मैं उसको शुरू से लेके जाती थी, उनके पास में गई कि श्रेय जो नेम रिस्पॉन्ड करता था, जो चीज़ें जिन चीज़ों से वो खेलता था, वो सारी चीज़ें उसने बंद कर दी। वो सुनता नहीं, वो देखता नहीं। ऐसी ऐसी क्या बात इसमें हो रही है? ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं? तो उन पीडियाट्रिशियन ने मुझे बताया कि हो सकता है कि ये ऑटिज़्म का सिम्पटम्स है। आप दिल्ली जा रहे हैं, आप वहाँ पर इसका डायग्नोसिस करा लीजिएगा। दिल्ली हम उस वक़्त ट्रांसफ़र होके, मेरे हस्बैंड जॉब चेंज करके आ रहे थे, तो उन्होंने हमें ये चीज़ें सजेस्ट करी थी। तो फिर हम जब दिल्ली आए और दिल्ली आकर के 2, 3, 4 महीने हमारे यूँ ही शिफ्टिंग में और नई-नई चीज़ें समझने में, देखने में, जगह को लोकेट करने में टाइम लग गया, तो हम उनमें बिज़ी हो गए। फिर भी 2-3 महीने में जब मैं स्कूल एक्सप्लोर कर रही थी, पता कर रही थी, उन दिनों श्रेय और ज़्यादा आइसोलेट रहने लग गया। वो लोगों को देख के अलग कमरे में चला जाता था। वो आइसोलेट रहने लग गया काफ़ी। और जब कोई आता, कोई भी घर में उसे बुलाता, तो वो आता नहीं, वो अपनी चीज़ें, अपने खिलौने लेकर के दूसरे कमरे में चला जाता था और वहीं पर वो बैठा रहना चाहता था, वो किसी से मिलना-जुलना नहीं चाहता था। काफ़ी आइसोलेट रहने लग गया, तो मुझे ये चीज़ें और भी ज़्यादा बॉदर करने लग गई थी। फिर मैं उसे लेकर के हमने एक स्कूल ढूँढा और हम उसे लेकर के गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उस स्कूल में उसका एडमिशन कराया, वो प्री स्कूल था, प्री नर्सरी स्कूल था, वहाँ पे हमने उसका एडमिशन कराया, जहाँ पे श्रेय को हमने भेजना शुरू किया। सबने बोला कि स्कूल जाएगा, पीयर ग्रुप में जाएगा, तो ये वापस से सारी चीज़ें बोलना और करना शुरू कर देगा, सो नो नीड टू वरी, आप इसको स्कूल में ही डालिए। तो हमने वही किया। लेकिन वह
उस स्कूल में भी जाना वो नहीं पसंद कर रहा था श्रेय, वहाँ जाता और रोता रहता, रोता रहता। एक दिन वहाँ पर जब मैं उसको लेने गई, तो वहाँ की टीचर ने मुझे बुला के बोला कि आज सारे दिन रोता रहा है, बहुत ही परेशान रहा है, तो आप इसको प्लीज़ देखिए क्या हुआ है। तो हम उसको लेके आए, फिर डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने उसे बताया कि उसको ईयर इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से काफ़ी रो रहा है। फिर हम 2-4 दिन हम नहीं गए, श्रेय ठीक हुआ, फिर श्रेय जब ठीक हुआ, फिर हम वापस स्कूल गए, प्रिंसिपल मैम ने हमें बुलाया था। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें काउंसलर से मिलवाया, काउंसलर ने हमें बताया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर चाइल्ड। आपका बच्चा जो है कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो पीयर ग्रुप में नहीं बैठता, वो भागता रहता है, वो बातें भी नहीं सुनता। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आगे कैसे क्या करना है। तब तक आप इस स्कूल में लेकर आते रहिए। वो वक़्त था कि मैं वहीं खड़े-खड़े मुझे बहुत रोना आ गया। फिर उस काउंसलर ने मुझे एक थेरेपिस्ट का नंबर दिया। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गई थी तुरंत। उन्होंने एक काउंसलर का नंबर दिया, बोला आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलो। तो हमने उनसे नंबर लिया और हम उस थेरेपिस्ट के पास गए। वो बहुत अच्छी थेरेपिस्ट थीं, लेकिन प्ले थेरेपिस्ट थीं वो। तो उनके पास गए, उन्होंने श्रेय को देखा, समझा, फिर उन्होंने हमें टाइम दिया कि इसको हम आप वीक में 2-3 दिन ज़रूर लेके आइए। फिर वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई, ऑटिज़्म को लेके जो है, जो इनिशियल स्ट्रगल होता है, फिर वहाँ से वो मैंने महसूस किया कि क्या जर्नी है, क्या करना होगा मुझे। उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप को इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसके सेंसरी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। श्रेय क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा था, उसकी ईटिंग भी बहुत पिकी ईटिंग थी उसकी और वो मतलब स्थिर नहीं रहता था, तो उन्होंने बोला कि आप इसको एक्यूपेशनल थेरेपी के लिए लेके जाइए, वो आपको सजेस्ट करेंगे और क्या करना है। तो 3 दिन हम प्ले थेरेपी में जाते थे और उसके बाद फिर हमने उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करी। वहाँ पे उस जब हमने जाना शुरू किया, शुरुआती दिनों में श्रेय अपने सेशंस में इतना रोता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके अलावे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फिर हमने हमारे हस्बैंड ने इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, देखी, समझी। फिर हम वहाँ से उस चीज़ को धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस में लाते गए, क्योंकि उसके बगैर और कोई चारा नहीं था कुछ, कहीं और कुछ नहीं सूझ रहा था, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने वो चीज़ें वहाँ से शुरू की और वो जैसे-जैसे थेरेपिस्ट हमें बताते थे चीज़ें करने के लिए कि घर में आप ये करिए, वो करिए, हम वो सारी चीज़ें करते थे और धीरे-धीरे मैंने और हमारे हस्बैंड ने देखा कि उसका स्लीपिंग जो कि बहुत डिस्टर्ब था, काफ़ी डिस्टर्ब पैटर्न था उसको। अगर वो 5 मिनट भी सो लेता तो वो रात की पूरी रात नहीं सोता। तो वो पैटर्न उसकी सही होने लगी, वो धीरे-धीरे सोने लग गया, टाइम पे उठने लग गया, फिर उसका ईटिंग भी बेटर हुआ, उसकी माउथिंग जो थी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ ईंट पत्थर कुछ भी मुँह में रखता था, वो सारी चीज़ें उसकी कम हुई, उसका टो वॉक कम हुआ, हाइपर एक्टिव जो था वो थोड़ा स्लो हुआ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। लेकिन इन सब के साथ-साथ फिर मुझे जब वो 3 साढ़े 3 साल का हुआ तो किसी पेरेंट ने सजेस्ट किया मुझे कि आप इसको स्पोर्ट्स में डालिए बिकॉज़ इसका ग्रॉस मोटर लेवल काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसका बिल्डअप बहुत अच्छा है। बच्चे को आप देखेंगे तो कहीं से भी समझ नहीं आएगा कि इसको कुछ भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला आप स्पोर्ट्स स्टार्ट कराइए। फिर हमने एक स्पोर्ट्स टीचर ढूँढा और हमें बड़े अच्छे एक स्पोर्ट्स टीचर मिले जिसने घर पे आके उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया क्योंकि मैं बहुत जगह लेके जा नहीं सकती थी। मैं कई जगह जाती थी लेकिन स्पोर्ट्स के लिए मैंने घर पे बुलाना शुरू किया। और वो घर पे आके उसको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, एक्सरसाइज़ेज़, जिम एक्सरसाइज़ेज़ देना शुरू किया, जिससे श्रेय के हाइपर एक्टिव
जो उसके बिहेवियर्स थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। वो शांत होने लग गया, उसकी एनर्जी चैनलाइज़ होने लग गई काफ़ी। स्पोर्ट्स जब हमने शुरू किया तो उसने बहुत अच्छे से उस चीज़ को अडैप्ट किया और सीखना शुरू किया। उसने बहुत अच्छी स्केटिंग सीखी है, करता है। साइक्लिंग में तो वो एक्सीलेंट है, उसने कई मेडल्स लिए, कई स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल हो, स्केटिंग हो, चाहे साइक्लिंग हो, वो बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को वो करता है और आज भी बहुत एन्जॉय करता है वो सारी चीज़ें। और इस जर्नी के बाद जो ये चलती रहीं, बहुत अच्छे से चलती रहीं और अचानक हमारे लाइफ में एक और तूफ़ान आया। तूफ़ान आया यूँ कि उसके फ़ादर की डेथ हो गई अचानक, बहुत ही अचानक, जो कि एकदम कह सकते हैं हमें पूरी तरह से हिला गई ये चीज़। उस वक़्त मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैक पे थी। मेरे पास बहुत बड़ा ये सवाल था कि मैं इसको पालूँगी कैसे? थेरेपी, स्कूल तो दूर की बात थी, पालना सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इन सब में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबने बहुत साथ दिया। मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और तब फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट करी और श्रेय का स्कूल चेंज किया। उस स्कूल में श्रेय 2 साल तक रहा। फिर जब हम नोएडा शिफ्ट हुए, हम दिल्ली में थे पहले, नोएडा शिफ्ट हुए, तो फिर मैंने उस स्कूल में 2 साल रहने के बावजूद श्रेय में बहुत चेंजेस नहीं देखे। वो वहीं का वहीं था और बल्कि बहुत चीज़ें जो वो बहुत अच्छे से करता था, उसने वो करना छोड़ दिया था। तो फिर मैंने वो स्कूल शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने नोएडा में ही एक बहुत अच्छा स्कूल ढूँढा और वहाँ पे उसको दिया। तो वहाँ से श्रेय की अलग ही एक जर्नी स्टार्ट हुई। उसने काफ़ी स्किल्स उस स्कूल में जाके सीखे जो पहले उसको नहीं थी। बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई चीज़ों के लिए, उसका सोशलाइज़िंग बहुत अच्छा हुआ। उसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना, बैठना, खेलना बहुत पसंद आने लग गया। वो कहीं अपने फ़ादर को जो मिस करता था वो सारी चीज़ें, वो स्ट्रगल उस स्कूल में जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगीं, क्योंकि अपनी फादर के डेथ के बाद श्रेय काफ़ी रेस्टलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर वक़्त ढूँढता था, हर मेल फिगर में ढूँढता था अपने फादर को। ऐज़ आई फ़ील कि वो इसलिए बहुत रेस्टलेस है और वो चीज़ें उसकी डिटेरियोरेट हो रही हैं, जो कि इस स्कूल में आने के बाद काफ़ी स्टेबल हुई और काफ़ी आगे ग्रोथ भी उसकी बढ़ी। इस स्कूल में आने के बाद श्रेय ने काफ़ी चीज़ें सीखी, बहुत सारे स्किल्स उसके अच्छे हुए, काफ़ी चीज़ों में वो इंडिपेंडेंट हो गया, चाहे वो उसके ईटिंग हो, चाहे वो डेली लाइफ स्किल हो, बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ी और वो बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग गया, जो कि पहले नहीं थी। ये सारी चीज़ें मिसिंग थी कहीं, वो सारी चीज़ें इस स्कूल में आने के बाद उसकी बहुत अच्छे से अ, आगे बढ़ीं और उसने सीखा उन सब चीज़ों के। और इस तरह से मैं भी उसके साथ काम करती थी, वो सारी चीज़ें जो वो करता था, मैं भी सीख कर के वो सारी चीज़ें उसके साथ करती थी और वो बहुत खुशी-खुशी हर चीज़ को करने के लिए रेडी भी होने लग गया, जो कि मुझे बहुत सैटिस्फाइड करता था ये सारी चीज़ें। तो कुछ समय के बाद जब श्रेय 14 इयर्स का हुआ और उसके हार्मोनल चेंजेस हुए, तो फिर एक और चैलेंज आया मेरे सामने। वो चैलेंज था कि श्रेय, जो बच्चा बहुत शांत, बहुत ही प्यारा, हमेशा हैप्पी किड होता था, उसमें अचानक से बहुत गुस्सा सा दिखने लग गया मुझे। हर चीज़ को लेके गुस्सा होना, हर चीज़ को लेके रिज़र्व्ड होना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अचानक से देखना शुरू की। फिर मैं उसको लेकर के एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई। न्यूरोलॉजिस्ट ने सारी बातें डिटेल से पूछी मुझसे और मैंने उन्हें बताई। उन्होंने काफ़ी अच्छा सा टाइम दिया हमें। फिर उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला कि ये इसका ऐज के कारण ये सारी चीज़ें, एडोलेसेंस ऐज है, इस वजह से ये न्यूरोटिपिकल में भी आती हैं ये सारी चीज़ें कि हम में एग्रेशन भरता है, हमें हर चीज़ के लिए रिजिड हो जाते हैं। आपको इसके लिए बहुत इसको सॉफ्टली और बहुत जेंटली आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। हर चीज़ को आप इसको डाँट के या उस तरह से फ़ोर्सिबली नहीं सिखा सकते। तो वो टाइम आया जब मुझे अपने भी एटीट्यूड में थोड़ा-सा अपने आप को मॉडिफ़ाई करना पड़ा। मुझे श्रेय से उसके लेवल में जाके, मतलब
काफ़ी सॉफ्टली, जब पहले मैं थोड़ा फ़र्म भी हो जाती थी, वो फ़र्मनेस मैंने कम करी और काफ़ी सॉफ्टली उसको हैंडल करना शुरू किया, जिससे श्रेय भी काफ़ी रिलैक्स्ड हुआ। उसे भी लगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ, वो मेरी माँ समझ रही हैं, बिकॉज़ श्रेय बहुत ज़्यादा वर्बल नहीं है, ही इज़ नीड बेस्ड वर्बल बॉय, लेकिन वो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके, क्योंकि शुरू से मैं उसे लेकर के हमेशा हर जगह जाती रही। कभी भी किसी चीज़ से उसको अलग नहीं रखा कि नहीं ये बच्चा है, नहीं समझ सकता तो इसे क्या ज़रूरत है ये दिखाने की। मैं अकेले उसको लेके ट्रैवल करती थी हर जगह, और हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझता है। इनफैक्ट अब भी वो बाहर जाता है, मॉल में जाता है या एयरपोर्ट जाता है, वो अकेले जेंट्स वॉशरूम यूज़ करके चला आता है। इस तरह से मैंने उसको काफ़ी ट्रेन भी किया। इस चैप्टर में मैं यही चाहूँगी कि श्रेय अपने लाइफ़ में आगे जाके इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसको अपनी मम्मा की उतनी ज़रूरत ना पड़े, जो अभी भी थोड़ी बहुत पड़ती है। मेरा ड्रीम यही है श्रेय के लिए। इस जोश मंच पे लाने के लिए मैं जोश मंच का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। यहाँ पर आने का मेरा मकसद कोई सिम्पैथी पाना नहीं था, बल्कि लोगों को अवेयर करना था, लोगों की समझ बढ़ाने के लिए मैं इस मंच पे आई, और मुझे बहुत बड़ी ये अपॉर्च्युनिटी मिली, जो जोश टॉक ने मुझे यहाँ पे बुला के दी है। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.